काजल ने कार्तिकेय को इंजेक्शन देते हुए पकड़ लिया था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसको लग रहा था कि कार्तिकेय कोई गलत काम कर रहा है। काजल को अचानक से सामने देख के कार्तिकेय की हालत भी खराब हो गई थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो काजल को क्या कहे, मगर अलीशा के कारण कार्तिकेय को कुछ सोचने का मौका मिल गया। उसने काजल को डॉक्टर नीरज का बहाना बताकर कबीर को वो इंजेक्शन दे दिया। कबीर अभी भी बेहोश था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इसके बाद कार्तिकेय ने कबीर के आगे ट्रीटमेंट के बारे में पूछा। अलीशा ने कार्तिकेय को बताया कि डॉक्टर ने कबीर को घर से ही ट्रीटमेंट देने का फैसला किया है। कार्तिकेय को ये प्लान बहुत ज्यादा पसंद आ गया था। कबीर अगर बाहर रहता तो उसकी जान को खतरा हो सकता था। अगर हॉस्पिटल में उस पर हमला हो सकता था तो ये हमला कहीं भी हो सकता था। कबीर को अलविदा कहने के बाद कार्तिकेय अपने अड्डे पे चला गया। वो आगे के प्लान के लिए थोड़ा सोचना चाहता था। इधर घर पे आने के बाद कबीर को कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। काजल इस बात से परेशान थी कि अगर कबीर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो क्या होगा। उसको घर के लोगों की टेंशन हो रही थी, क्योंकि कुछ भी खराब होने पर उसके हाथ से अपना रिश्ता निकल सकता था। डॉक्टर नीरज ने कबीर की हालत को देखते हुए कबीर को एक नर्स दी थी। साथ में उन्होंने काजल को यह भी बताया था कि उसी नर्स के जरिए वो रिपोर्ट भी सेंड कर देंगे। शाम का वक्त होने को चला था कि तभी वो नर्स आ जाता है। काजल इस वक्त कबीर के साथ कमरे में ही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। घर के हॉल में शंभुनाथ सारस्वत उस नर्स से बात कर रहे थे। उसने अपना नाम विशाल बताया था। वो देखने में बहुत दुबला पतला सा 24 साल का लड़का था। जैसा कि उसको सुनकर लग रहा था, उसे ज्यादा बात करना पसंद नहीं था। अपने आप को उसने शंभुनाथ के सामने बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया था। शंभुनाथ उसके साथ पहले ही मुलाकात में इम्प्रेस हो गए थे। जब काजल नीचे आई तो अभी भी वो लड़का शंभुनाथ सारस्वत से ही बात कर रहा था। काजल के पास आते ही शंभुनाथ ने काजल से कहा, अरे आप आ गई बेटा, देखो इनसे मिलो, ये है विशाल। इनको डॉक्टर नीरज ने खास तौर से कबीर के लिए भेजा है। पता नहीं क्यों मगर काजल को वो आदमी अच्छा नहीं लग रहा था, मगर अभी उसके पास उसको बुरा कहने का कोई ऑप्शन भी नहीं था। कोई नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। काजल ने बहुत लाचारगी में कहा, हेलो भैया, मैडम लगता है आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं आएगी। विशाल ने बहुत भरी आवाज में काजल को कहा। उसको देख के ही काजल को बहुत ज्यादा अजीब फील हो रहा था। हाँ, अगर डॉक्टर नीरज ने केशव के कहने पर आपको भेजा है तो मुझे पूरा यकीन है आपके रहते हमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, शंभुनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा। काजल का ध्यान बार बार विशाल के हाथ पे जा रहा था। वो शायद से उस रिपोर्ट को देखना चाहती थी जिसके बारे में डॉक्टर ने उसको कॉल पे बताया था, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी विशाल के हाथ खाली ही लग रहे थे। काजल अभी अपनी सोच में ही थी कि तभी काजल को शंभुनाथ की आवाज आई, बेटा कहाँ खो गई हो। अब काजल उनको क्या बताती कि वो कहाँ खो गई है। उसने अपने आप को संभालते हुए शंभुनाथ को जवाब दिया, हाँ क्या हुआ दादाजी। शंभुनाथ को लग रहा था कि काजल शायद से कबीर को लेकर परेशान है। इस कारण से उसका दिमाग अभी शांत नहीं। वो इस बात को नहीं जानता था कि काजल के दिमाग में क्या चल रहा है, सिवा अलीशा के। अब हॉल में अलीशा भी आ गई थी। वो इस वक्त में काजल को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। अलीशा के आते ही काजल ने कहा, अलीशा आप प्लीज इनके रहने का इंतजाम करा देना, काका को बोल के। इसके बाद उसने इशारे में अलीशा को कहा कि इसको जल्दी से ऊपर लेकर चलो। पहले तो अलीशा को समझ नहीं आया कि काजल किस बारे में बात कर रही है, लेकिन अभी भी हालत को देखते हुए उसने तुरंत विशाल से कहा, आप मेरे साथ आइए, आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। विशाल अभी भी अपनी जगह पे खड़ा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। उसने काजल और अलीशा को इशारे में बात करते हुए देख लिया था। अलीशा ने भी बहुत जल्द इस बात को समझ लिया कि विशाल उसकी बात पे रिएक्ट नहीं कर रहा है। अलीशा को विशाल की बात बहुत अजीब लगी। एक तो विशाल की आंखें बहुत ज्यादा खतरनाक थी और उसके साथ वो अजीब तरीके से सबको घूर रहा था। काजल ने भी इस बात को नोटिस कर लिया कि विशाल के दिमाग में कुछ चल रहा है। काजल गुस्से में उसके पास गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, शायद मेरी बहन ने आपको कुछ कहा है। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ अपना पूरा 100% देंगे। काजल की इस बात को सुनकर विशाल मुस्कुराने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि काजल को उससे इस तरीके से बात करने की क्या जरूरत थी। खैर, अभी उसने काजल को कुछ भी नहीं कहा और अपना सामान लेते हुए अलीशा के पीछे चला गया। काजल उसे देख के सोच रही थी कि आखिर इस नमूने को डॉक्टर ने क्यों भेजा है। विशाल पूरे घर को देखता हुआ कबीर के कमरे की तरफ आगे बढ़ने लगा। कोई नहीं जानता था कि उसका इरादा क्या है। वो हर कोने को बहुत ज्यादा ध्यान से देख रहा था। उसको देख के अलीशा भी कुछ डिस्टर्ब हो गई थी, लेकिन अभी काजल के कहने पर अलीशा उसके साथ ऊपर तक आ गई थी। इसके बाद अलीशा ने उसको कबीर का कमरा दिखा दिया। विशाल एकदम खामोश था। उसको देख के लग रहा था कि वो किसी चीज की तलाश में आया है।
ये लीजिए, यही है आपके पेशेंट का कमरा। अलीशा ने कबीर के कमरे का दरवाजा खोलते हुए कहा। विशाल अभी भी घर के बाकी हिस्से को देख रहा था। अलीशा ने दोबारा से इस बात को नोटिस कर लिया। उसने उसको फिर से टोकते हुए कहा, आप अगर अपना ध्यान अपने काम पे दोगे तो आपके आने की खुशी मुझे बहुत ज्यादा होगी। विशाल को अचानक से लगा कि सच में उसका ध्यान सामने होना चाहिए। उसने अलीशा से तुरंत माफी मांगते हुए कहा, माफ कीजिएगा, मैंने कभी ऐसा घर नहीं देखा था। कोई बात नहीं, आपके पास आगे भी बहुत से मौके आएंगे कि आप इस घर को अच्छे से देख सकें। अभी आप प्लीज जिसके लिए आए हैं उसी काम पे ध्यान दें। अलीशा ने गुस्से में कहा। विशाल कदम आगे बढ़ाते हुए कबीर के कमरे में चला गया। वहां उसने एक चेयर ली और बैठ गया। चेयर पे बैठ के उसने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल लिए जो उसको डॉक्टर ने फिल करने को दिए थे। वो उन सब पेपर्स को अरेंज कर रहा था। अलीशा अभी भी गेट पर ही खड़ी थी। कुछ देर बाद जब विशाल ने इस बात को ध्यान दिया तो वो अचानक से रुक के अलीशा को देखने लगा। उसके इस तरह से देखने से अलीशा डर गई। अलीशा ने तुरंत से दरवाजा बंद किया और वहां से नीचे आ गई। अलीशा सच में कुछ ज्यादा ही डर गई थी। वो इतने धीरे ऊपर गई थी, उससे 10 गुना तेज वो नीचे आ गई। काजल अभी भी शंभुनाथ सारस्वत के साथ बैठ के कबीर के बारे में आगे बात कर रही थी। अलीशा को आता हुआ देख काजल ने उससे पूछ लिया, अरे क्या हुआ, कहाँ प्लेन बन के उड़ रही हो? अलीशा की सांसें तेज चल रही थी। वो काजल के बगल में बैठ गई। अलीशा को देख के ऐसा लग रहा था कि उस पर किसी ने जानलेवा हमला किया है। जब वो कुछ रिलैक्स हुई तो काजल ने उससे फिर से पूछा, क्या हुआ अलीशा, कुछ बताओगी? दीदी, ये जो आदमी आया ना हॉस्पिटल से, आदमी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्यों, इसमें क्या हुआ है? काजल के इतना कहने पर अलीशा ने उसको गुस्से में मुड़कर देखा। काजल समझ गई कि उसकी बात को बहुत ज्यादा हल्के में ले लिया है। उसने फिर तुरंत कहा, हाँ वो थोड़ा अजीब तो है, मुझे वियर्ड सा देखने में लगता है। काजल की इस बात को शंभुनाथ ने काटते हुए कहा, बेटा किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोलते हैं, वो इंसान यहाँ अपनी रोजी रोटी के लिए आया है। मगर सच में दादाजी वो बहुत अलग सा है, काजल ने कहा। हाँ, मैं तो अब उससे नहीं मिलने वाली, अलीशा ने अपने हाथ को लहराते हुए कहा। हॉस्पिटल में जब आप भी मुर्दों और बीमार लोगों के बीच रहोगी तो समझ आ जाएगा कि कोई ऐसा क्यों हो जाता है, शंभुनाथ ने अलीशा और काजल को समझाते हुए कहा। हाँ, हमें क्या है, बस वो जिस काम के लिए आया है वो काम अच्छे से कर ले, हमें और क्या चाहिए, काजल ने कहा। काजल भले ही सबके साथ बैठ के बात कर रही थी मगर उसका दिमाग अभी भी उस रिपोर्ट पे था जिसका इंतजार वो कल रात से कर रही थी। कुछ देर के हंसी मजाक के बाद काजल का मन नहीं माना तो वो कबीर से मिलने के बहाने वहां से उठ गई। अब उसको कोई भी रोकने वाला नहीं था। वो धीरे धीरे करके उस कमरे में चली गई जहां कबीर था। कमरे के अंदर जाते ही उसने देखा कि विशाल कमरे में नहीं है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो विशाल कहाँ चला गया। इसके बाद उसने विशाल को सामने की बालकनी में भी देखा मगर उसको विशाल वहां नहीं मिला। कमरे के फर्श पर हर तरफ हॉस्पिटल के लोगों वाले कागज बिखरे हुए थे। कुछ एक पेपर को तो काजल पहचानती थी मगर ज्यादातर पेपर ऐसे थे जिसको वो समझ नहीं पा रही थी। कुछ देर के इंतजार के बाद विशाल वॉशरूम से आ गया। काजल पहले तो उसको देख के डर गई मगर उसने खुद को संभालते हुए विशाल से पेपर के बारे में पूछा। विशाल को समझ नहीं आ रहा था कि काजल किस तरह के पेपर के बारे में बात कर रही है। बाद में विशाल ने उसको क्लियर किया कि उसके पास कोई भी रिपोर्ट नहीं है। काजल को पहले लगा कि वो मजाक कर रहा है मगर जब कुछ देर तक बोलने पर भी रिपोर्ट नहीं मिली तो उसको यकीन हो गया कि अभी रिपोर्ट नहीं आई है। उसने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया और रिपोर्ट के बारे में पूछा। डॉक्टर नीरज ने माफी मांगते हुए उसको बताया कि कुछ देर बाद उसको रिपोर्ट मिल जाएगी। काजल विशाल को कबीर का ध्यान रखने को बोलकर वहां से निकल गई। विशाल अभी भी अपने काम में लगा हुआ था। इसके बाद उसने अपने बैग से एक कैमरा निकाला और उसको घर के फैन के ऊपर लगा दिया। इसके बाद उसने उसी तरह के 2 कैमरे और लिए और उसको कमरे में अलग अलग जगह पे लगा दिया। अपना काम अच्छे से खत्म करने के बाद कबीर को उसने एक इंजेक्शन दिया और सारे सबूत को बाहर डस्टबिन में डाल दिया। इसके बाद उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। कुछ एक रिंग के बाद सामने से फोन रिसीव हुआ। विशाल ने अपना इंट्रो देते हुए बताया कि वो सारस्वत विला के अंदर आ गया है। साथ ही उसने कबीर के कमरे में 3 कैमरा इंस्टॉल कर दिए। अब कबीर के साथ जो कुछ भी होगा वो सब रिकॉर्ड होता रहेगा। विशाल ने उसको ये भी बताया कि यहाँ परिवार के हर आदमी पे भी नजर रखी जा सकती है। यहाँ के कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, उनको बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि मैं कौन और यहाँ क्या करने आया हूँ। फोन रखने के लिए विशाल ने किसी तरह के पैसों के बारे में बात की और फोन काट दिया। कौन है ये विशाल? आखिर इसका सारस्वत विला में आने का क्या मतलब है? क्या ये कबीर को किसी तरह का नुकसान पहुंचाने आया है या कुछ और? काजल के जाने के बाद विशाल कबीर के कमरे में बहुत सारे कैमरे लगाता है। इसके बाद वो अपने बॉस को कॉल करके कबीर और सारस्वत परिवार के बारे में हर कुछ बता देता है। विशाल का असली इरादा किसी को पता नहीं था। वो कबीर की देखभाल करने आया था या उसकी जासूसी करने, ये किसी को नहीं पता था। विशाल अपने काम को बहुत बारीकी से अंजाम दे रहा था। रात होने को आ रही थी।
घर के सभी लोग अपने अपने काम को खत्म करके आराम करने को जा रहे थे। विशाल कहीं न कहीं इसी मौके का इंतजार कर रहा था। इस बीच उसको कबीर के कमरे में खाने का पूरा इंतजाम कर दिया गया था। खाना खाने के बाद विशाल ने अपना काम फिर से शुरू कर दिया। विशाल को पता था कि उसको पहले कबीर का रूटीन चेकअप करना है। उसने अपने बैग से अलग अलग तरह के सभी उपकरण निकाले और बहुत अच्छे से कबीर का चेकअप कर लिया। विशाल सब चेकअप करने के बाद कमरे में ही बैठकर रिकॉर्ड कर रहा था। तभी अचानक से उसके कमरे का दरवाजा खुलता है और शंभुनाथ सारस्वत अंदर की तरफ आते हैं। विशाल उनको देख के अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है। शंभुनाथ ने उसको इशारे में बैठने को कहा। शंभुनाथ कबीर को देखने आए थे। अब वो अपने कमरे में आराम करने जा रहे थे तो पहले वो कबीर को देखना चाहते थे। कबीर की हालत देखने के बाद शंभुनाथ विशाल की तरफ मुड़े और कहा, आपको किसी बात की कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? विशाल ने जवाब दिया, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे कुछ सामान की जरूरत है। मैंने काजल मैडम को लिस्ट दे दी है। अच्छी बात है, मुझे उम्मीद है कि आप अपना काम अच्छे से कर लेंगे, शंभुनाथ ने कहा। इतना कह के वो कमरे से बाहर चले गए। उनको जाता हुआ देख के विशाल मुस्कुराते हुए खुद से बोलता है, मैं अपना काम बहुत अच्छे से करूंगा दादाजी, आपको किसी बात की कोई शिकायत नहीं होगी। विशाल इस बात को जिस तरीके से कह रहा था उसको देख के लग रहा था कि उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। घर के दूसरे हिस्से में काजल अपने घर में थी। कबीर को सोता हुआ देख के अब वो अपनी माँ की तबीयत देखने गई थी। ऐसे में बहुत ज्यादा वक्त हो गया था जब काजल ने अपने माँ बाप से ठीक से बात नहीं की थी। अभी वो अपने माँ बाप के साथ बैठ के डिनर कर रही थी, मगर वो केवल शरीर से उनके पास बैठी हुई थी। उसका मन अभी भी कबीर की रिपोर्ट वाली बात पे ही टिका था। काजल टेबल के बाएं तरफ बैठी हुई थी। उसके बगल में मीरा और टेबल के बीच वाली कुर्सी पे केशव सारस्वत बैठे हुए थे। केशव ने तो नहीं, मगर मीरा सारस्वत ने काजल को नोटिस कर लिया था कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। उसको आधे अधूरे मन से खाता देख के उसकी बात से रहा नहीं गया। उसने काजल से पूछ लिया, किस बात के लिए परेशान हो बेटा? अपनी माँ की बात सुन के काजल का ध्यान टूट गया। वो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गई। क्या हुआ माँ? काजल ने पूछा। मीरा और केशव अभी भी अपना खाना रोक के उसको घूरते जा रहे थे। काजल उनके लुक को देख के अब परेशान होने लगी थी। अपने उलझे हुए मन के साथ वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ है। बेटा आपका दिमाग कहाँ है? आपका खाना अभी तक खत्म नहीं हुआ है, मीरा ने कहा। कुछ खास नहीं मम्मी, बस ऐसे ही दिमाग में कुछ चल रहा था, काजल ने कहा। वो अपने खाने के टेबल से उठने लगी तो केशव ने उसको हाथ पकड़ के फिर से बैठा दिया। क्या हुआ पापा? आप लोग क्या पूछना चाहते हैं? काजल ने इरिटेट होते हुए कहा। वही जो तुम हमें बताना नहीं चाहती हो, केशव ने कहा। कोई बात नहीं है पापा, बस ऐसे ही। मुझे लगता है कि आप लोग बेकार में परेशान हो रहे हैं, काजल ने इरिटेट होते हुए कहा। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने माँ बाप से कैसे इस बात को कहे। आप बताओ तो क्या बात है? बिना बात को जाने हम क्या ही डिसाइड करेंगे, मीरा ने काजल के हाथ पे अपना हाथ रखते हुए कहा। केशव को वैसे तो आइडिया था कि वो किस बात को लेकर परेशान है, मगर अभी उसने खुद से काजल के सामने इस बारे में कोई बात नहीं की। अगर मामले को गलत तरह से पिच किया गया हो तो हो सकता है कि काजल पे इस बात का गलत असर हो जाए। ओके ओके, मैं परेशान हूँ कबीर को लेकर, मैं इस परेशानी का कुछ भी नहीं कर सकती, काजल ने बात को साफ करते हुए कहा। इसके बाद केशव और मीरा का चेहरा काला पड़ गया। वो काजल से अब कुछ भी पूछने की हालत में नहीं थे। काजल भी अब बहुत ज्यादा थक गई थी तो वो उठ के अपने कमरे में चली गई। क्या किया जाए, मेरा तो दिमाग कभी कभी काम नहीं करता है। जितना भी मैं अपनी जिंदगी को सुलझाने की कोशिश करता हूँ ये उससे ज्यादा उलझती जा रही है, केशव ने खुद को अपने टेबल से टिकते हुए कहा। मीरा उसके शब्दों में छिपे दर्द को समझ तो रही थी, मगर वो इसके लिए अभी कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। आपने आगे का क्या सोचा है? मीरा ने कहा। मेरा तो सब ठीक ही चल रहा है मीरा, लेकिन केशव इतना कहते कहते रुक गया, जैसे उसके मन में कोई बात थी मगर उसके जबान तक आते आते वो खत्म हो गई। कह दो जो कहना है, खुद को रोको मत, बात अगर अंदर रह जाए तो दिमाग के लिए जहर बन जाती है, मीरा ने उदास होकर कहा। केशव उसकी बात पे ध्यान नहीं दे रहा था। उसकी नजरें अभी सामने रखी मोमबत्ती पे रुकी थी। उसको अंदर से ऐसा लग रहा था कि वहां का अंधेरा उस मोमबत्ती की रोशनी को निकल रहा है। मीरा ने जब दोबारा से उससे पूछा तो केशव का ध्यान छूटा। मैं जब भी एक पिता की तरह खुद को देखता हूँ तो लगता है जैसे मैं कहीं रुका हुआ हूँ। मुझे रुकना अच्छा नहीं लगता मीरा, केशव ने बहुत भारी आवाज में कहा। मैं जानती हूँ केशव, लेकिन हमारे पास स्किप का ऑप्शन नहीं है। हम इस वक्त को, इनफैक्ट किसी भी वक्त को टाल नहीं सकते। मैं समझ रही हूँ कि तुम्हारा इशारा किस तरफ है, लेकिन हम यही हैं और यही रहना भी है।
मीरा ने केशव को हिम्मत देते हुए कहा, अभी अगर कबीर का टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो हमें उसको घर से निकालना पड़ेगा। पापा भी कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि इस घर का दामाद कोई ड्रग लेने वाला हो, केशव ने कहा। इस बार केशव ने सच में अपने मन की बात सबके सामने रख दी थी। अच्छा, इसकी चिंता अभी से मत करो, हम कोशिश करेंगे उनको मनाने की। इतना कह के मीरा कुछ पल के लिए शांत हो गई, जैसे वो कुछ सोच रही हो। इसके बाद उसने फिर से कहा, मुझे नहीं लगता कि कबीर कभी ड्रग ले सकता है। पिछले 2 साल से वो हमारे बीच रह रहा है। आज तक कभी भी मैंने उसको सिगरेट के सिवा कुछ भी लेते नहीं देखा। आपको क्या लगता है? सिगरेट का नाम सुनते ही केशव को भी याद आ गया कि उसको सिगरेट पीनी है। उसने तुरंत अपने जैकेट के दाहिने पॉकेट से अपनी सिगरेट निकालते हुए कहा, हाँ, वो बेवकूफ हो सकता है, मगर इस ड्रग वाली बात पे मुझे भी शक है। मैंने भी कभी उसको सिगरेट के अलावा कुछ भी लेते हुए नहीं देखा है। पता नहीं अचानक से उसको क्या हो गया। मीरा से बात करते हुए केशव अपने सिगरेट से खेले जा रहा था। ये बात मीरा को पसंद नहीं आ रही थी। वो उसको घूर के देखते जा रही थी। केशव को ये बात कुछ देर में समझ आ गई कि क्या हो रहा है। उसने मीरा को देखते ही सिगरेट अपने पॉकेट में वापस रख ली। इसके बाद दोनों अपने कमरे में चले गए। दूसरी तरफ विशाल अपना काम खत्म कर चुका था। वो कबीर की तरफ से निश्चिंत था। अब उसका इरादा पूरे घर में घूम घूम के जासूसी करने का था, जैसा कि ये उसका प्लान था। वो पहले ऊपर के कमरों की जानकारी लेना चाहता था और फिर नीचे के कमरों की। शंभुनाथ सारस्वत के किडनैप होने के बाद कबीर ने घर के सिक्योरिटी सिस्टम को बहुत अच्छे से अपडेट कराया था। इसी कारण विशाल को घर के सिक्योरिटी सिस्टम को भी समझने में दिक्कत आ रही थी। विशाल की हरकत से ये समझ पाना बहुत मुश्किल था कि वो कबीर के लिए सारस्वत परिवार में आया है या उसका कुछ अलग इरादा है। घर का माहौल बहुत ज्यादा शांत हो गया था। रात के करीब 11 बज रहे थे। विशाल सीढ़ियों से होता हुआ सीधे नीचे की तरफ आ गया था। वो किसी तरह का कमरा देखने की कोशिश कर रहा था। करीब 4 दरवाजों के बाद उसको सीढ़ियों के पीछे एक कमरा मिला। इस कमरे के बाहर सिक्योरिटी का साइन बना हुआ था। विशाल ने अपने बैग से एक पानी की बोतल निकाली और फिर उसको साइड में रख दी। इसके बाद कुछ देर की तलाशी के बाद उसने किसी तरह का चिप निकाला और अपने पैकेट में रख लिया। वैसे तो विशाल अपने हिसाब से बहुत बचते हुए उस कमरे तक आया था, मगर अभी भी उसके मन में बहुत डर था कि कहीं उसकी चोरी पकड़ी ना जाए। वो बार बार अपने पीछे की तरफ देख के इस बात को पक्का कर रहा था कि उसको कहीं कोई पीछे से देख तो नहीं रहा है। उसके माथे से बहता पसीना और चेहरे से झलकता डर इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि विशाल सारस्वत विला में किसी बड़े काम को अंजाम देने के लिए आया था। वो अब दरवाजे को खोलने की कोशिश में लग गया, जिसमें वो पहली बार नाकाम रहा था। जैसे ही उसने दूसरी कोशिश की तभी उसको पीछे से एक आवाज आई, कौन है वहां पे? घर में ठीक ठाक अंधेरा था, जिस कारण कुछ भी साफ साफ नहीं दिख रहा था। आवाज सुनते ही विशाल तुरंत साइड में छिप गया। वो समझ गया था कि उसकी चोरी पकड़ी जा चुकी है। अब वो अपने मन में अपने बचने का रास्ता सोचने लगा। मैं पूछती हूँ, कौन है वहां पे? इस बार आवाज जरा जोर की आई। ये अलीशा की आवाज थी, जो किचन में पानी लेने को आई थी। अलीशा ने विशाल को साफ साफ नहीं देखा था, बस उसको किसी की परछाई नजर आई थी। जैसे ही अलीशा उस अंधेरे कमरे की तरफ गई, वो विशाल की परछाई को देख के बहुत ज्यादा डर गई। तभी अचानक से सारस्वत विला में एक चीखने की आवाज आई और पूरे सारस्वत विला में गूंज गई। क्या घर के लोग कबीर को एक्सेप्ट करेंगे? क्या है विशाल का प्लान? कौन है इन सब के पीछे का? अलीशा ने पहले दूर से कंफर्म करना चाहा, मगर जब कोई उसको आवाज नहीं मिली तो उसने पास जाकर देखना सही समझा। पास जाने पर विशाल उसके पीछे आया और उसके सर पे जोर से वार किया। चोट लगने के कारण अलीशा की चीख पूरे सारस्वत विला में फैल गई। चीख के साथ अलीशा वहां गिर के बेहोश हो गई। अलीशा के नीचे गिरते ही विशाल मौका पाकर वहां से निकल गया। अलीशा की चीख से घर के सभी लोग जाग गए थे। सबसे पहले दीनानाथ काका आए, जो कि वो नीचे वाले कमरे में सो रहे थे। उनको अलीशा की आवाज सबसे पहले आई। जब दीनानाथ काका ने पास आकर देखा तो अलीशा जमीन पे बेहोश गिरी हुई थी। उसको इस हालत में देख के वो बहुत ज्यादा डर गए कि क्या हो रहा है। इससे पहले कि वो अलीशा को हाथ लगाते वहां पे शंभुनाथ सारस्वत भी आ गए। आते के साथ उन्होंने, कौन है वहां पर? ये किस चीज की आवाज आ रही है? मालिक देखो ना, यहाँ कोई गिरा हुआ है, दीनानाथ काका ने शंभुनाथ से कहा। घर में अभी भी बहुत अंधेरा था। शंभुनाथ भी अब सीढ़ियों के नीचे तक आ गए थे। उन्होंने दीनानाथ को तुरंत लाइट ऑन करने को कहा। लाइट ऑन होने के साथ ही शंभुनाथ को दिख गया कि अलीशा वहां नीचे गिरी हुई है। दीनानाथ काका ने जब अलीशा को देखा तो समझ गए कि वो चीखने की आवाज आई थी, वो अलीशा की थी। अलीशा को ऐसी हालत में देख के शंभुनाथ बहुत ज्यादा डर गए। उन्होंने तुरंत अलीशा के पास जाकर उसकी नब्ज चेक की। अलीशा जिंदा थी, मगर सर पे चोट के कारण बेहोश हो गई थी। इसके बाद शंभुनाथ ने दीनानाथ को पानी लाने को कहा। दीनानाथ तुरंत किचन की तरफ भागते हुए पानी लेकर आए। इतनी देर में प्रणव और नंदिनी भी अपने कमरे से बाहर आ गए थे। जब उन्होंने ऊपर से देखा तो पापा की शंभुनाथ के गोद में अलीशा बेहोश पड़ी हुई है,
इसको देखने के बाद प्रणव तुरंत भाग के नीचे आया। वो समझ गया था कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। जब तक प्रणव नीचे की तरफ आता, शंभुनाथ और दीनानाथ ने मिलकर अलीशा को सोफे पर लिटा दिया था। वो अभी भी बेहोश थी। सब लोग पूरी कोशिश कर रहे थे कि अलीशा को होश में लाया जाए, मगर हालत को देखते हुए ये कहना मुश्किल था कि अलीशा को कितनी चोट आई है। सोफे पर लेटी अलीशा को घुमा के देखने के बाद शंभुनाथ ने कंफर्म किया कि उसके सर पे चोट आई है। क्या हुआ है पापा? अलीशा को क्या हुआ? प्रणव ने पूछा। इसके ऊपर हमला हुआ है, मैंने अभी देखा कि इसके सर पे चोट आई है, शंभुनाथ ने अलीशा के सर के ओर इशारा करते हुए कहा। मगर हुआ क्या था? नंदिनी ने पूछा। बड़ी मालकिन, मैं अपने कमरे में सो रहा था कि अचानक मुझे किसी के चीखने की आवाज आई। जब मैं बाहर आया तो देखा कि अलीशा बेटी यहाँ जमीन पे बेहोश पड़ी है, दीनानाथ काका ने अपनी सफाई में कहा। मगर इतनी रात गए अलीशा यहाँ क्या करने आई थी? प्रणव ने अपने हाथ लहराते हुए कहा। उसको क्या हुआ है ये तो होश में आने के बाद वही बता सकती है, नंदिनी ने कहा। इतना कहते हुए नंदिनी का ध्यान उस पानी की बोतल पे जाता है जो अभी कुछ देर पहले विशाल ने रखी थी। उसने तुरंत वहां मौजूद सभी लोगों को वो बोतल दिखाते हुए कहा, ये देखिए, हो सकता है कि अलीशा यहाँ पानी पीने आई हो, मगर उस पर हमला किसने किया ये सोचने वाली बात है, शंभुनाथ ने कहा। वहां खड़े सभी लोग इसी बारे में सोच रहे थे कि आखिर अलीशा को किसने मारा था। वहीं ऊपर की तरफ विशाल खड़ा था। वो चुपचाप से घर के सभी लोगों की बातें सुन रहा था। विशाल इस बात को कंफर्म करना चाहता था कि उस पर तो किसी को शक नहीं। अभी तक तो जो बातें नीचे हो रही थी उससे यही लग रहा था कि विशाल पे किसी को शक नहीं है। सब अभी तो अलीशा को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है बड़े साहब, दीनानाथ ने कहा। दीनानाथ का इशारा शंभुनाथ समझ रहे थे, मगर अभी उनका ध्यान अलीशा की तरफ था तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। तभी अचानक से दीनानाथ को लगा जैसे ऊपर से कोई उनकी बातें सुन रहा है। जैसे ही दीनानाथ ने ऊपर देखने को नजर ऊपर की, विशाल अपनी जगह से हट गया। दीनानाथ को शक हो गया था कि वहां ऊपर कोई ना कोई तो जरूर है। इस बीच अलीशा कहराने की आवाज के साथ उठ गई। वह भी अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी। उसने जैसे ही उठने की कोशिश की, अचानक से उसके सर में दर्द होने लगा। शंभुनाथ ने उसको इशारे से लेटने को कहा। उनकी बात मानते हुए अलीशा फिर से सोफे पर लेट गई। क्या हुआ था तुम्हारे साथ अलीशा? नंदिनी ने मौका देखते हुए पूछा। पता नहीं मामी, मुझे किसी ने पीछे से मारा था, अलीशा ने कहा। तभी अलीशा को याद आया कि उसने कोई परछाई देखी थी। इस बात के याद आते ही उसने सबसे पूछा, वो परछाई कहाँ गई? कैसी परछाई बेटा? शंभुनाथ ने पूछा। वही जिसको मैंने सिक्योरिटी रूम के पास देखा था, मैं उसी के पीछे तो वहां तक गई थी, अलीशा ने कहा। अलीशा की बात किसी को समझ नहीं आ रही थी। सबको यही लग रहा था कि अलीशा ने कोई बुरा सपना देखा होगा। यहाँ कोई परछाई नहीं है, जरूर से तुमको कोई गलतफहमी हुई है, प्रणव ने अलीशा को समझाते हुए कहा। प्रणव की बात से अलीशा और दीनानाथ काका इत्तेफाक नहीं रखते थे। अलीशा को वैसे तो चोट लगी थी, मगर उसको अच्छे से याद था कि उसने बेहोश होने के पहले क्या देखा था। नहीं मालिक, मुझे लगता है कि बेटी जी सही कह रही। इससे पहले कि दीनानाथ काका से कोई कुछ पूछ पाता, वो ऊपर सीढ़ियों की तरफ जाने लगे, जैसा कि उनको पहले भी शक था कि कोई ऊपर से उन लोगों की बातें सुन रहा है। अब जब अलीशा ने भी इस बात को कंफर्म कर दिया था, तो दीनानाथ को भी लग गया कि उनके घर में कोई ना कोई आया है। घर के ऊपर वाले हिस्से में अभी भी बहुत ज्यादा अंधेरा था। जो कुछ हल्का सा दिख रहा था वो रोशनी भी दूर से आ रही थी। जब दीनानाथ काका घर के ऊपर वाले पैसेज में गए तो अचानक से लगा जैसे कोई वहां था। हर बढ़ते वक्त के साथ उनका शक अब यकीन में बदलते जा रहा था। उनको भी घर में कोई साया तो दिखा, मगर जैसे ही वो उसकी तरफ गए, साया गायब हो गया। दीनानाथ काका को ऐसा लगा जैसे कबीर के कमरे के पास से वो साया गायब हुआ है। वो तुरंत कबीर के कमरे में चले गए। कमरे में बहुत अंधेरा था, जो कि दीनानाथ काका बहुत दिन से सारस्वत परिवार में ही काम कर रहे थे, तो उनको घर के एक एक इंच के बारे में पता था। उन्होंने तुरंत से कमरे के लाइट को ऑन कर दिया। कमरे में कबीर सो रहा था। उसके बगल वाले बिस्तर पर विशाल सो रहा था। विशाल ने अपना चेहरा दीवार की तरफ कर रखा था। कबीर की तबीयत को देखते हुए दीनानाथ ने ज्यादा शोर नहीं किया। उसने कमरे को अच्छे से देखा और फिर बाहर जाने लगा। इससे पहले कि वो दरवाजे को बंद करता, उसने देखा कि विशाल अपने शूज पहनकर ही सो गया है। ये बात उन्हें बहुत अजीब लगी। खैर, अभी रात भी बहुत हो चुकी थी, तो दीनानाथ काका ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जिस तरह से वो धीरे से आए थे, उसी तरह से वो बाहर चले गए। वहीं नीचे अलीशा अब सोने चली गई थी। घर वालों ने उसकी बात पे ज्यादा भरोसा नहीं किया। उन सबको यही लग रहा था कि अलीशा ने जरूर से बुरा सपना देखा है। दीनानाथ ने भी इस बात को ज्यादा नहीं बढ़ाया। घर में पहले ही बहुत ज्यादा तनाव का माहौल था। ऐसे में घर में किसी के होने की बात सामने आती तो घर में और ज्यादा टेंशन हो सकती थी। उधर विशाल भी समझ गया था कि इस घर के अंदर अगर कुछ करना है तो बहुत ज्यादा सावधानी से करना पड़ेगा। जब बहुत बारीकी से विशाल ने खुद को बचाया था, उसके लिए अभी अच्छी बात यही थी कि अलीशा की बात पे किसी ने भरोसा नहीं किया था। मतलब अभी भी उसके पास मौका था अपने काम को खत्म करने का।
अगली सुबह घर में काजल कबीर से मिलने आई थी। कबीर को अभी होश आ गया था। विशाल ने सुबह 4 बजे काजल को मैसेज दिया था कि कबीर होश में आ गया है। कबीर की हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। वो बहुत ज्यादा बीमार लग रहा था। उसको होश में आता देख काजल को बहुत सुकून मिल रहा था। कबीर को बहुत जोर की भूख लगी थी। उसने पिछले कई घंटों से ठीक से खाया नहीं था। काजल को सामने देख के वो उससे जूस मांगता है। काजल ने उसके लिए सब खाने पीने का इंतजाम कर दिया। काजल के पास कबीर के लिए बहुत सारे सवाल थे, मगर अभी कबीर के पास शायद कोई जवाब नहीं था। काजल जब भी कबीर को देखती वो यही सोचती कि पता नहीं कब तक कबीर को इस घर में रहने का मौका मिलेगा। कबीर को केवल एक ही चीज बचा सकती थी, वो थी उसकी रिपोर्ट, जो डॉक्टर नीरज लेकर आने वाले थे। काजल के दिमाग में यह बात भी चल रही थी कि अगर उसको कबीर और अपने परिवार के बीच किसी को चुनने का ऑप्शन मिले तो वो किसको चुनेगी। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो कबीर का जाना पक्का है। कबीर आराम से नाश्ता कर रहा था कि तभी काजल का फोन बज उठता है। काजल ने जब अपना फोन देखा तो समझ गई कि रिपोर्ट आ गई। उसने बहुत डरते हुए कॉल रिसीव किया। कॉल पे दूसरी तरफ से डॉक्टर ने उसको बताया कि कबीर के टेस्ट रिजल्ट्स पॉजिटिव हैं। इतना सुनते ही काजल की आंखों से आंसू आने लगे। एक तरफ वो कबीर को देख रही थी और दूसरी तरफ डॉक्टर नीरज की बात सुन रही थी। आखिर किस्मत ने उसके साथ वही खेल खेला था जो काजल कभी भी नहीं चाहती थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब वो अपने घर वालों को कैसे समझाएगी। जब काजल को खबर लगी तो उसके आंखों से आंसू बहने लगे। उसको ऐसा लग रहा था मानो कि उससे किसी ने कुछ छीन लिया हो। वो बिल्कुल टूट गई थी। विशाल भी उसके बगल में बैठ के अपना काम कर रहा था। विशाल ने भी इस बात को नोटिस किया था कि काजल को कुछ पता लगा है। विशाल ने सोचा कि वो काजल से बात करे, मगर काजल उस कमरे से उठकर बाहर चली गई। अगर अभी कबीर उसको रोते हुए देख लेता तो जरूर से सवाल करता कि वो क्यों रो रही है। इसलिए कबीर के नोटिस करने से पहले वो बाहर निकल के आ गई थी। बाहर पैसेज से सीढ़ियों तक कोई भी नहीं था। नीचे से शंभुनाथ और प्रणव की कुछ आवाजें आ रही थी। वो लोग शायद से किसी बिजनेस डील को डिस्कस कर रहे थे। काजल कमरे से बाहर निकल के सीढ़ियों पर जाकर बैठ गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कबीर बहुत बड़ी मुसीबत में था। एक तो ट्रक की वजह से उसकी हालत खराब थी और अब उसको शायद एक घर भी छोड़ के जाना पड़ सकता था। काजल अपना सर अपनी गोद में रख के आगे का सोच रही थी कि तभी नीचे से दीनानाथ काका आ गए। उनके हाथ में हॉट वाटर बॉटल था। काजल ने उनको आते हुए नहीं देखा था। जब उन्होंने काजल को इस तरह से बैठे देखा तो समझ गए कि काजल किसी मुसीबत में है। उन्होंने उसको टोकते हुए कहा, क्या बात है बेटा, आप ऐसे क्यों बैठी हो। दीनानाथ काका की आवाज सुनकर अचानक से काजल ने ऊपर देखा। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो उनके सवाल का क्या जवाब दे। दीनानाथ काका काजल को बचपन से देखते आए थे। उनकी और काजल की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। काजल के उदास चेहरे को समझने में दीनानाथ काका को जरा भी कोई तकलीफ नहीं हुई, मगर वो अभी भी काजल के जवाब का इंतजार कर रहे थे। आखिर में काजल ने खुद को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं काका, बस जरा मन उदास था तो यही बैठ गई थी। काजल की आवाज दीनानाथ काका के लिए काफी थी ये समझने के लिए कि वो उनसे कुछ छिपा रही है। उन्होंने काजल के मन को टटोलते हुए कहा, अरे बेटा जी, उदासी हो या खुशी हो, कुछ भी लम्हा नहीं चलता है। मैं जानता हूँ कि आप कबीर बाबू के लिए परेशान हो, मगर वो ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर बाबू ने कल ही तो कहा था आपको। डॉक्टर बाबू का नाम सुन के काजल को फिर से ड्रग्स की बात याद आ गई, लेकिन वो ये बात अभी किसी को बताना नहीं चाहती थी। उसने फिर से बात को घुमाते हुए कहा, हाँ मुझे उम्मीद है कि आप जैसा बोल रहे हैं वैसा ही होगा। काजल ने जैसे ही अपनी बात खत्म की तभी उसने काका के हाथ में हॉट वाटर बोतल देखी। वो समझ गई कि कोई ना कोई चोटिल है। उसने फिर से तुरंत कहा, ये आप किसके लिए ले जा रहे हो काका, किसी को चोट लगी है क्या। दीनानाथ काका समझ गए कि काजल किस तरफ इशारा कर रही है। उन्होंने कहा, अरे बेटा, अलीशा बेटे को सर में कल चोट आई थी, ये उसी के लिए लेकर जा रही हूँ। अलीशा को चोट आई है, मगर कैसे। रात तक तो एकदम से ठीक थी, मगर अभी अचानक से क्या हो गया। काजल ने परेशान होते हुए कहा, वो बेटा रात को। अभी दीनानाथ काका ने इतना ही कहा था कि तभी उनकी नजर विशाल पे गई, जो उनकी तरफ ही आ रहा था। विशाल को देखते ही वो एकदम से बोलते बोलते रुक गए। कहीं ना कहीं उनको समझ आ रहा था कि विशाल ने आखिरी रात अलीशा पे हमला किया है। काजल को भी ये बात बहुत अजीब लग रही थी कि अचानक से दीनानाथ काका बोलते बोलते क्यों खामोश हो गए। जब काजल ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि कबीर के कमरे की तरफ से विशाल आ रहा है। विशाल की आंखें ऐसे भी बहुत खतरनाक थी, मगर जब वो किसी को घूर के देखता था तो और ज्यादा खतरनाक लगता था। विशाल जितना पास आ रहा था वो उतने ही इंटेंसिटी के साथ दीनानाथ काका को देख रहा था। कोई नहीं जानता था क्या हो रहा है। क्या हुआ मिस्टर विशाल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। काजल ने उसको टोकते हुए कहा, वो कुछ नहीं मैडम, मुझे कबीर सर के लिए टॉवेल चाहिए था, साथ में मुझे कुछ
एंटीसेप्टिक की भी जरूरत होगी। काजल से बात करते वक्त विशाल का चेहरा एकदम से बदल गया। पहले वो जितना सीरियस था, अब वो उतना ही मुस्कुरा रहा था। काजल को ये बात समझ आ गई कि वो टॉवेल क्या करेगा, मगर उसको ये बात समझ नहीं आया कि वो एंटीसेप्टिक का क्या करेगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने उससे पूछा, सॉरी, आपको एंटीसेप्टिक की जरूरत क्यों है? मैडम, शरीर पे जब जख्म होते हैं तो उसको ठीक करने के लिए एंटीसेप्टिक की जरूरत पड़ती है। आप तो जानती ही हो कि जख्म को सही नहीं किया जावे तो वो नासूर बन जाता है। इस बार विशाल ने बहुत भारी आवाज में काजल को समझाया। वो बात तो काजल से कर रहा था, मगर उसकी नजर अभी भी दीनानाथ काका पे ही टिकी थी। काजल को समझ नहीं आ रहा था कि विशाल किस तरह का इंसान है। कभी वो मुस्कुराकर बात करता है तो कभी वो सीरियस हो जाता है। आखिर में काजल ने उसकी बात मानते हुए उसको बोल दिया कि उसको जिस भी सामान की जरूरत है वो उन सबको लेते आएगी, मगर अभी उसे कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। विशाल ने काजल की बात में हामी भरी और दीनानाथ को देखते हुए वहां से निकल गया। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। दीनानाथ समझ गया था कि विशाल को उस पर शक हो गया है, यानी कि अब विशाल से दीनानाथ को सावधान रहने की जरूरत थी। दीनानाथ ने काजल को अलीशा के कमरे में चलने का इशारा किया। काजल समझ गई कि विशाल से रिलेटेड कोई बात दीनानाथ काका बताना चाहते हैं। काजल जब अलीशा के कमरे में गई तो अलीशा अपने बेड पर लेटी हुई थी। उसको देख के लग रहा था उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द है। रात को हुए हमले के बाद उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। जब काजल अंदर आई तो अलीशा उसको वहां देख के हैरान हुए उससे बोली, दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हो? जीजू के पास कौन है? क्या जीजू को होश आया? उसके इतने सारे सवालों को सुनकर काजल मुस्कुराने लगी। अलीशा बच्चों की तरह सवाल पे सवाल किए जा रही थी। आखिर में उसको काजल ने हाथों से शांत रहने का इशारा किया। जब अलीशा कुछ शांत हुई तो काजल उसके पास वाली चेयर पे बैठ गई। हाँ, तो अब बताओ कि क्या हुआ है? तुमको सर में दर्द क्यों है? काजल ने अलीशा का हाथ पकड़ते हुए पूछा। दीदी, आप भी मेरी बात पे भरोसा नहीं करोगी, मगर मैं सच कह रही हूँ कि मुझ पर रात को किसी ने हमला किया था। तुम पर कोई हमला कैसे कर सकता है? I mean कि हमारे घर में हर तरफ पहरा लगा है। कोई जब रात को आया ही नहीं तो हमला कैसे हो सकता है? काजल ने कहा। काजल की इस बात को सुनकर अलीशा अपसेट हो गई। अलीशा को समझ नहीं आ रहा था कि वो काजल को कैसे समझाए। उसको अपसेट देख के काजल ने अलीशा से पूछा, अच्छा, एक बात बताओ कि क्या हुआ था रात? मैं कल रात पानी लेने नीचे गई थी। वहां मैंने देखा कि सिक्योरिटी रूम के पास कोई साया था। जब मैं पास में गई तो किसी ने मेरे सिर पे वार किया। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। जब आंख खुली तो मैं सोफे पर बैठी हुई थी। अलीशा ने काजल को समझाते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, मुझे अपनी चोट दिखाओ। इतना कहते हुए काजल ने अलीशा की चोट को बहुत अच्छे से देखा। जिस जगह पे निशान था वहां पे थोड़ी सी सूजन भी थी। काजल को अलीशा की कहानी सच लगने लगी थी। दीनानाथ काका कमरे में थे। काजल और अलीशा की हर बात वो बहुत ध्यान से सुन रहे थे। वो जानते थे कि क्या हो रहा है। इसके बाद काजल ने दीनानाथ काका की तरफ देखा। काजल उनके चेहरे से समझ गई थी कि वो कुछ बोलना चाहते हैं। जब काजल ने इशारे से उनको बोलने को कहा तो दीनानाथ काका ने अलीशा के होश में आने के बाद से सारी बातें काजल के सामने रख दी। उन्होंने काजल को बताया कि कैसे जब कल रात वो कबीर के कमरे में गए थे तो उन्होंने विशाल को जूते पहने ही सोते हुए देखा। वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि विशाल रात को उन सब की बातें सुन रहा था, मगर अभी भी सबसे बड़ी बात यही थी कि अलीशा पे हमला किसने किया और विशाल छुप के घर वालों की बातें क्यों सुनेगा। काजल ने सोचा था कि वो इस गुत्थी को सुलझा देगी, मगर यहाँ तो सब मामला उल्टा होते जा रहा था। वो यहाँ एक सवाल लेकर आई थी और अपने साथ कई सवाल जोड़ लिए थे। इसके बाद अचानक से अलीशा ने काजल से कबीर की रिपोर्ट की बात पूछ ली। उसको भी पता था कि आज उसकी रिपोर्ट आने वाली है। रिपोर्ट का नाम सुनते ही काजल का चेहरा उतर गया। काजल के बिना कुछ कहे ही अलीशा समझ गई कि रिपोर्ट में क्या आया है। ये सिचुएशन काजल के साथ साथ अलीशा के लिए भी बहुत क्रिटिकल थी। अलीशा ने काजल से कहा, रिपोर्ट में जो भी आया हो मुझे यकीन है कि कबीर जीजू को इन बातों में फंसाया जा रहा है। ये तो मैं भी जानती हूँ अलीशा, मगर घर पे कोई भी हमारी बात को नहीं मानेगा। अब कबीर ने खुद से ये काम किया हो या किसी ने उसे जबरदस्ती कराया हो, आखिर ये तो गलत काम ही है ना? काजल ने कहा। अब ये सोचो कि घर पे क्या बताना है। जब ये बात घर पे पता लगेगी तो बहुत ज्यादा ड्रामा होने वाला है, अलीशा ने कहा। एक तरफ वो काजल को समझा रही थी और दूसरी तरफ वो अपने सर की सिकाई कर रही थी। हाँ, जानती हूँ, इसलिए किसी को बताया नहीं है अभी तक, काजल ने कहा। माफ करना बेटा जी, मैं भी आप लोगों के बीच में बोल रहा हूँ, मगर अभी जरूरत है मुझे बोलने की, दीनानाथ काका ने कहा। हाँ काका, बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? काजल ने उदास मन से कहा। बेटा जी, मेरे हिसाब से सच बोलना सबसे अच्छा विकल्प होता है। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, मगर अपने तजुर्बे से कह सकता हूँ कि सच किसी भी मुश्किल से निकलने का सबसे अच्छा रास्ता है। काका की बात खत्म होते होते काजल की आंखों में
आंसू आ गए थे। इससे पहले कि काजल काका को कुछ कह पाती, अलीशा के कमरे का दरवाजा बहुत जोर से खुला। एक नौकर भागता हुआ अंदर आया और काजल से बोला, दीदी जल्दी आओ, कबीर बाबू के डॉक्टर साहब आए हैं। वो नीचे दादाजी से बात कर रहे हैं। दादाजी ने आपको तुरंत के तुरंत अभी नीचे बुलाया है। उन्होंने कहा आपको अपने साथ लेकर आने के लिए। क्या होगा काजल का फैसला? क्या वो शंभुनाथ सारस्वत को सच बता पाए? अब जो भी होने वाला है वो काजल के आत्मविश्वास की परीक्षा थी। काजल को परेशान देख के अलीशा ने भी उसके साथ आने का फैसला किया। दोनों नीचे की तरफ आने लगे। अलीशा ने रास्ते में भी काजल को समझाया कि उसको हर कीमत पर लड़ना है। आखिरी बार कबीर उसके लिए बहुत लड़ा था, अब काजल की बारी है। जब काजल नीचे आई तो वहां पे केशव, प्रणव और शंभुनाथ बैठे थे। घर के सभी लोगों के चेहरे पे उदासी थी। इस सब के साथ शंभुनाथ बहुत ज्यादा परेशान लग रहे थे। काजल की सांसें तेज चल रही थी। उसको ऐसा लग रहा था कि उसको हार्ट अटैक हो जाएगा। अलीशा उसकी हालत को समझ रही थी। वो उसको पीछे से हिम्मत भी दे रही थी। इन लोगों के सामने वाले सोफे पे डॉक्टर नीरज बैठे हुए थे। काजल अपनी तिरछी निगाहों से अच्छे से देख पा रही थी कि डॉक्टर नीरज किस तरह की रिपोर्ट को पढ़ रहे थे। जब काजल सबके सामने आई, घर के सब लोगों ने उसको देख के एक नजर में अपना अपना अफसोस जाहिर किया। काजल सामने आकर डॉक्टर नीरज के पास बैठ गई। अलीशा ठीक उसके पीछे खड़ी थी। क्या बात है डॉक्टर साहब? काजल ने कहा। वैसे तो उसने बहुत कम ही बोला था, मगर अभी इतना बोलने के लिए भी काजल को बहुत हिम्मत की जरूरत पड़ी थी। जैसा कि मैंने आपसे रिपोर्ट पहले ही शेयर की है, कबीर का टेस्ट पॉजिटिव है। डॉक्टर नीरज ने इतना कह के सभी का चेहरा देखा। कोई भी इस बात पे कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था, मानो सबको सांप सूंघ गया हो। जानते सभी थे कि क्या हो रहा है, मगर अभी कोई कुछ बोलना नहीं चाहता था। देखिए, मैं तो नहीं जानता कि मिस्टर कबीर के पास ये ड्रग कहाँ से आया है, मगर मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये ड्रग बहुत अलग तरह का है। डॉक्टर ने अपनी बात को खत्म करते हुए कहा। क्या मतलब डॉक्टर साहब? काफी देर बाद शंभुनाथ की आवाज आई। देखिए, मार्केट में बहुत तरह तरह के ड्रग हैं, मगर ऐसे ड्रग का मैंने ये पहला केस देखा है। मैं और मेरी दिल्ली की टीम इस पे रिसर्च कर रहे हैं, मगर अभी तक इस ड्रग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता चला है। होप मुझे जल्द ही कोई अच्छी खबर मिल जाएगी, डॉक्टर नीरज ने शंभुनाथ को समझाते हुए कहा। कोई ठीक तो हो जाएगा ना डॉक्टर? मेरा मतलब, क्या उनको किसी रिहैब सेंटर में भेजना पड़ेगा? काजल ने कहा। काजल के सवाल पे डॉक्टर ने एक लंबी सांस ली और कहा, सच कहूं तो इस सवाल का जवाब अभी मेरे पास भी नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा कि क्या हुआ है? शंभुनाथ ने कहा। काजल को इस बात की खुशी थी कि घर के लोग भी कबीर के मैटर को सीरियस ले रहे हैं। इसका मतलब ये था कि कुछ तो पॉजिटिव अभी भी बचा है, लेकिन डॉक्टर की बातें उसको परेशान कर रही थी। जो कि डॉक्टर के पास इस ड्रग का कोई प्रीवियस केस हिस्ट्री नहीं था, तो काजल को ये बात परेशान कर रही थी। अलीशा भी कुछ कॉन्फिडेंट थी कि कबीर को तुरंत इस घर से नहीं निकाला जाने वाला है। मेरे पास इस तरह के ड्रग का कोई भी केस नहीं आया है आज तक, तो कहना जरा मुश्किल है कि आगे क्या करना है। डॉक्टर नीरज इतना कह के सबको देखने लगा। वो समझ गया कि उसकी बातें किसी को समझ नहीं आ रही है। उसने अपना गला हल्का सा साफ किया और फिर से कहा, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। मुझे पता है कि आप लोगों को मेरी बात समझ नहीं आ रही है, लेकिन आपको समझाना पड़ेगा कि हर तरह के ड्रग का अपना एक पैटर्न होता है। जो कि मेरे पास ये पहला केस है, तो आप इसको स्टडी प्लस केस का भी नाम दे सकते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा? काजल ने पूछा। अभी पेशेंट को किसी भी तरह का मेंटल स्ट्रेस ना दिया जाए और कल मैं आऊंगा। कल मैं कबीर से अकेले में कुछ बात करूंगा, उसके बाद ही मैं कोई बोल्ड स्टेप ले सकता हूँ। याद रहे, ये ड्रग बहुत ज्यादा खतरनाक है, डॉक्टर ने कहा। आपने जो कल मेडिसिन दी है वो सब? अलीशा ने पूछा। वो वैसे ही चलेंगे, उनका मेरे केस स्टडी से कोई वास्ता नहीं है। आप उनको इसमें मर्ज मत करिएगा। डॉक्टर इतना कहने के साथ वहां से उठने लगे। काजल ने उनको इशारे से पूछा कि क्या हुआ। डॉक्टर ने बताया कि उनको किसी काम से बाहर जाना है। डॉक्टर नीरज को ज्यादा सवाल जवाब पसंद नहीं थे। डॉक्टर को जाता देख शंभुनाथ भी अपनी जगह से खड़े हो गए और काजल को अंदर से चेकबुक लाने को कहा। काजल को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो अंदर गई और अपने दादाजी का एक चेकबुक उठाकर ले आई। डॉक्टर के जाने के पहले शंभुनाथ सारस्वत ने अपनी तरफ से 5 लाख का चेक ऑफर किया। डॉक्टर ने पहले तो इस बात को मना कर दिया, मगर बाद में जब शंभुनाथ ने उनको अपने हिसाब से दिया तो उन्होंने रख लिया। डॉक्टर के जाने के बाद सारस्वत परिवार में खामोशी सी छा गई थी। काजल इस बात को समझ रही थी कि क्या हो रहा है, मगर अभी वो खुद से कोई टॉपिक नहीं निकालना चाहती थी। जब शंभुनाथ ने इस बात को सुनिश्चित कर लिया कि डॉक्टर बाहर जा चुका है, तो उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि अपने जीवन में कभी ऐसा दिन भी देखूंगा। मैंने कबीर पे बहुत भरोसा किया था। कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि वो इतना कहते कहते रुक गए। क्या कहूँ पापा, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि कबीर ने ये क्या कर दिया है। आज तक हमारे परिवार में कभी भी
इस तरह का कोई केस नहीं आया था, केशव ने कहा। वैसे तो केशव को अंदर से लगता था कि कबीर बेगुनाह है, मगर अभी वो अपने पिता के खिलाफ नहीं जा सकता था। काजल इन लोगों की बातों को अपना सर झुका के सुन रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो कबीर को पॉजिटिव रिपोर्ट के साथ कैसे डिफेंड करे। अभी हर सबूत कबीर के खिलाफ गवाही दे रहे थे। आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए पापा? प्रणव ने पूछा। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ। जानते हो, अगर ये खबर मार्केट में आ गई तो क्या हो सकता है? आज जो हमारे कंपनी के शेयर हैं वो एकदम से गिरकर खत्म हो जाएंगे। शंभुनाथ ने अपने दोनों हाथों को अपने सर पर रखते हुए कहा। हाँ, बात तो सही है आपकी, लेकिन कोई ना कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा, प्रणव ने कहा। प्रणव की बातों से लग रहा था कि वो इस मैटर में ज्यादा नहीं बोलना चाहता था। क्या हेडलाइन आएगा पेपर में? सारस्वत परिवार का दामाद ड्रग की चपेट में, या ड्रग्स के चक्कर में दामाद ने किया सबको शर्मिंदा। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। आराम करने की उम्र में मैं अब कुछ दिन में जेल के चक्कर लगाऊंगा, शंभुनाथ ने अपने दर्द को बयान करते हुए कहा। लगातार बढ़ती हुई बहस को देख के काजल अचानक से बोली, अगर कबीर ने सच में ड्रग्स लिया है तो आप लोग मेरा यकीन करिए, मैं उसको खुद इस घर से बाहर का रास्ता दिखाऊंगी। लेकिन मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा है कि कबीर कभी ऐसा कर सकता है। पिछले 2 साल से वो मेरे साथ है, हर दिन बाहर जाता है, मगर आज तक कभी भी मैंने उसको अपने होश खोते हुए नहीं देखा है। शायद ये बात आप लोगों ने भी नोटिस की होगी, मगर अभी कोई नहीं बोलेगा। काजल की बात सुनकर अलीशा खुश हो गई। वो समझ गई कि आज काजल कबीर के लिए सच में लड़ने वाली। वो पीछे से काजल के कंधे को पकड़कर उसको और हिम्मत दे रही थी। काजल की बात का असर शंभुनाथ पे सबसे ज्यादा हुआ। उन्होंने तुरंत से काजल से पूछा, क्या कहने चाहती हो कि मैं अपने जिगर के टुकड़े को एक ड्रग लेने वाले को दे दूं? अपने पति को डिफेंड करना बंद करो काजल। इस बार तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है। मेरे पास बहुत कुछ है दादाजी, बस आप लोगों के पास सुनने वाले इरादे नहीं है, काजल ने कहा। काजल की बात पे केशव ने पूछा, क्या कहना चाहती हो? साफ साफ कहो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हो सकता है कि कबीर को किसी तरह की साजिश में फंसाया जा रहा हो। मुझे सिर्फ अपना हिस्सा समझाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप लोगों को भी नजर आना चाहिए कि कबीर के साथ क्या हो रहा है। मैं बस इतना जानती हूँ कि उसको भी मौका मिलना चाहिए अपनी बेगुनाही साबित करने का, काजल ने कहा। हर बढ़ती दलील के साथ उसकी आवाज में एक कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा था। वो जानती थी कि अगर इस स्टेज पे वो पीछे हट जाएगी तो कबीर और उसका रिश्ता खत्म हो जाएगा। जैसा कि उसने खुद से वादा किया था कि वो कबीर के लिए लड़ेगी, अभी वो यही कर रही थी। किस तरह का मौका काजल? शंभुनाथ ने कंफ्यूजन में पूछा। मैं चाहती हूँ कि जब तक कबीर ठीक नहीं हो जाता उसको इसी घर में रहने दिया जाए और दादाजी उसको अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका दिया जाए। मुझे यकीन है कि कबीर को जो भी ड्रग दिया गया है वो उसने खुद से नहीं लिया है, काजल ने अपनी शर्त को सामने रखते हुए कहा। काजल की बात सुनकर शंभुनाथ अपनी जगह से खड़े हुए और अपने हाथों को पीछे करते हुए बहुत भारी आवाज में बोले, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो क्या करोगी काजल? काजल ने भी बहुत कॉन्फिडेंस में जवाब दिया, जैसा आप लोग कहेंगे। इसके बाद मैं कबीर के लिए कोई दलील नहीं दूंगी। ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है। इतना कह के शंभुनाथ सारस्वत वहां से चले गए। काजल ने अपनी पहली लड़ाई में जीत हासिल कर ली थी। शंभुनाथ के जाते ही वहां से प्रणव और केशव भी चले गए। इन सब बातों के बीच किसी ने ध्यान नहीं दिया कि कोई और भी चुप के घर में हो रहे संग्राम का मजा ले रहा है। मानसी बहुत आराम से सबकी बातें सुन रही थी। जब उसने सुना कि कबीर ने ड्रग लिया है तो वो समझ गई कि उसके पास भगवान ने फिर से एक मौका भेजा है। मानसी को कबीर से नफरत थी। उसने उसको पहले भी बर्बाद करने की कसम खाई थी, मगर अभी तक उसके पास कोई मौका नहीं था कि वो कुछ कर सके। अब जब उसके हाथ बहुत बड़ा मौका था तो वो मन ही मन खुश हो रही थी। क्या चल रहा है मानसी के दिमाग में? क्या कबीर खुद को मान